Dear students, today we are going to consider once again literary terms. As you know, literary terms are very important in TGT and PGT examination point of view. कल मैंने 40 क्वेश्चंस तक किए थे। आज आप लोगों को 41 क्वेश्चन से आगे बढ़ना है। 20 more questions we have to discuss today. Let us see question number 41. A stanza of 4 lines is called sestet, quarters, couplet, quatrain. तो 4 पंक्तियों का जो पद्य खंड होता है उसको क्वाट्रेन कहते हैं। ये सामान्य क्वेश्चन है, क्या कहते हैं? क्वाट्रेन। इसलिए इसका आंसर होगा क्वाट्रेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42. The term stream of consciousness used in book विलियम जेम्स जो फादर ऑफ साइकोलॉजी है, वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस उसने अपनी बुक में किया है और उस बुक का नाम क्या है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी उसकी बुक है, जिसको उसने लिखा उसको माना जाता है। इसलिए इसका आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इसके बाद द न्यू क्रिटिसिज्म इज रिटन बाय। देखिए, ये क्रिटिसिज्म के क्षेत्र में जो 20th सेंचुरी में विशेष रूप से इसका प्रादुर्भाव जॉनसन क्रो रैनसम के द्वारा किया गया। जॉनसन क्रोवे रैनसम। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा 43 का सी। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44. 7 types of ambiguity is written by। देखिए, 7 प्रकार की एम्बिग्यूटी होती है। मैंने आपको एम्बिग्यूटी को बताया था कि 7 प्रकार के जो एम्बिग्यूटी है, अस्पष्टता जो एक लिटरेचर में जिसको पहले बताया गया था, उसके भेद विलियम एम्पसन ने बताए हैं। तो उसके भेद होते हैं कितने? जो 7 प्रकार के भेद बताए गए, उन भेदों में मैं बताने जा रहा हूं कि विलियम एम्पसन ने 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी क्या किया है? 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45. A correction by a amending, a correction resulting from critical editing is called। जो संशोधन किसी करेक्शन को भी संशोधित करके परिणाम स्वरूप जो क्रिटिकल एडिटिंग जो उसको करते, क्रिटिकल एडिटिंग जो समीक्षात्मक जो संशोधन होता उससे निकाला जाए, अर्थात एक प्रकार का क्रिटिकल एडिटिंग से अमेंड करके जो सुधार करके सामने लाया जाए, उसको एमेंडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एमेंडेशन। एमेंडेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देखें। क्वेश्चन नंबर 46 में लेट अस कंसिडर
आज हम लोग विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, जैकस डेरिडा। आप इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी कि जो डीकॉन्स्ट्रक्शन है उसमें उसका एक प्रवर्तक है और पूछ रहा है ये कहाँ का रहने वाला था। तो वो एक फ्रेंच फिलासफर और क्रिटिक था। कौन था? फ्रेंच फिलासफर एंड क्रिटिक। ध्यान दीजिए, कौन था? फ्रेंच फिलासफर एंड क्रिटिक। इसलिए इसका आंसर होगा सी। इसके बाद मिरेकल प्लेज डेल्ट विथ। इसमें पूछा जा रहा है कि जो चमत्कारिक प्ले थे वो किस चीज का विवेचन करते हैं। तो ये प्री एलिजाबेथन प्लेज के रूप में है, मिरेकल प्लेज, मिस्ट्री प्लेज, मॉरल प्लेज वगैरह। लेकिन जो मिरेकल प्लेज है उनमें द लाइव्स ऑफ सेंट्स एंड मार्टर्स का होता है। किसका होता है? द लाइव्स ऑफ सेंट्स एंड मार्टर्स का होता है। ध्यान दीजिए, जो मिरेकल प्लेज होता है उसमें लाइव्स ऑफ सेंट्स एंड मार्टर्स, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 48, ए लाइन ऑफ वर्स हैविंग 1 फुट ओनली इज नोन एज। एक चरण अगर हो किसी मीट्रिक यूनिट में, पद्य की रचना में एक लाइन, तो उसको 1 मीटर, लोगोमीटर, मोनोमीटर से, तो मोनोमीटर क्या कहते हैं उसको? मोनोमीटर। इसलिए इसका आंसर होगा सी। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है ए वर्ड हैविंग 1 सिलेबल इज नोन एज। तो देखिए, जिसमें 1 हो, साधारण सी बात है, उसको मोनो। अब सिलेबल है तो मोनो सिलेबल, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा मोनो सिलेबल, यानी कि ये वाला। क्या होगा? मोनो सिलेबल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स इन आइम्बिक पेंटामीटर। तो 8 लाइन का जो आइम्बिक पेंटामीटर में होता है, अर्थात 10 सिलेबल्स वाला, यानी 5 चरण, जिसमें प्रत्येक में 10 मात्राएं एक पेंटामीटर में हो जाएंगे, आइम्बिक में 2 होती हैं। तो आइम्बिक पेंटामीटर 10 सिलेबल्स वाला 8 लाइन्स का जो स्टेंजा, उसको ओटावा रीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओटावा रीमा। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इन्वेंटेड द टर्म पैथेटिक फैलेसी। तो पैथेटिक फैलेसी एक ऐसा डिवाइस है, लिटरेरी टर्म है, कि जिसमें प्रकृति की, जिसको हम कहते हैं दयनीय मिथ्या भ्रांति, इसका मतलब जिसमें कारुणिक दृश्य प्रकृति के द्वारा प्रकृति का दुख प्रकटीकरण किया गया हो। इट इज काइंड ऑफ पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन में होता है कि नॉन लिविंग हो या कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो तो उसको दैट इज ट्रीटेड एज ए लिविंग बीइंग। इसमें क्या होता है? पर्टिकुलरली नेचर इज ट्रीटेड एज ए लिविंग बीइंग, और वह भी जो उसका पैथेटिक पक्ष है, जो उसका दयानीय पक्ष है, करुणा से भरा हुआ, उसको। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर करें पैथेटिक फैलेसी। इसका हो जाएगा रस्किन। इसको रस्किन लाया।
इसके बाद ए लाइन ऑफ वर्ड्स दैट हैज 5 फीट इज, अभी चर्चा पेंटामीटर में 5 फीट होते हैं, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर करें 5 फीट का पेंटामीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, आइम्बिक फीट आर 12 सिलेबल, इसको अलेक्जेंड्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलेक्जेंड्राइन। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 54, ए शॉर्ट पिदी इंस्ट्रक्टिव सेइंग इज, संक्षिप्त हो लेकिन शिक्षाप्रद हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों को कई बार इस पे चर्चा मैं कर चुका हूं कि जो शार्ट हो, संक्षिप्त आकार की हो, उसको संक्षिप्त होने के बावजूद भी बहुत महत्वपूर्ण, उसका महत्व बहुत ज़्यादा, तो उसको क्या कहते हैं? एफोरिमिज्म। क्या कहते हैं? एफोरिमिज्म। इसके बाद द टर्म यूज्ड फॉर द यूज ऑफ एन ओल्ड आर वर्ड इडियम आर फॉर्म इज कॉल्ड। देखिए प्राचीनतावाद, हिंदी में इसको एक ऐसा शब्द जो ओल्ड वर्ड या इडियम या फॉर्म के लिए कहा जाता हो, उसको हम लोग कहते हैं आर्केइज्म। क्या कहते हैं? आर्केइज्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग। द iambic pentameter in its unrhymed form called, इसको कहा जाता है कि जो 5 चरण वाला 10 मात्रा वाला iambic pentameter 10 syllables 5 फीट वाला छंद हो लेकिन अतुकांत हो, अनराइम्ड हो। अतुकांत यानी अतुकांत कविता, उसको ब्लैंक वर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैंक वर्स। इसके बाद नेक्स्ट देखें, द सेकेंडरी इपिक इज नोन एज, सभी लोग जान लें, जो सेकेंडरी इपिक है उसको लेजेंडरी इपिक कहते हैं। क्या कहते हैं? लेजेंडरी इपिक। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा लेजेंडरी इपिक। क्वेश्चन नंबर 58 देखें। द महाभारत, द गीता, द रामायण नोन एज, सभी जानते हैं कि इसको क्या कहा जाता? इपिक्स। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, द टर्म यूज्ड फॉर शॉर्ट परफॉर्मेंस ऑफ एन फार्सिकल, प्राय हास्यास्मय, यूजुअली सैंडविच्ड बिटवीन है, जैसे सैंडविच के दोनों लेयर जो बंद की होती है ब्रेड की, उसके बीच में भरा जाता है, सैंडविच बिटवीन द एक्ट्स ऑफ ए लॉन्ग प्ले, लंबी नाटक नृत्य में बीच में जो थोड़ा कॉमिक रिलीफ के लिए आता है, थोड़ा मन बदलने के लिए आता है, उसको इंटरल्यूड नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इंटरल्यूड। इसलिए इसका ऑप्शन होगा टी। हु यूज द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी, ये जो नकारात्मक सामर्थ्य है, क्षमता है, ये कीट्स ने 1817 में अपने भाइयों को खत लिखा था, पत्र लिखा था, उसमें इसका जिक्र किया था। 1870 में इसकी खोज की, नेगेटिव कैपेबिलिटी टर्म की। मतलब इसका तात्पर्य है नकारात्मक सामर्थ्य का मतलब यह है कि हमें जो ट्रुथ है, ट्रुथ कम्स थ्रू ब्यूटी, सौंदर्य के द्वारा, कलात्मक जो सौंदर्य, उसमें ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन रीजनिंग पर करें, यानी रैशनल ना हो। जो सौंदर्य के, कला के सौंदर्य के आधार पर जो हम इमेजिन करें, उसको नेगेटिव कैपेबिलिटी कहते हैं। कल आर्टिस्टिक ब्यूटी को रिकॉग्नाइज करें उसकी ब्यूटी के द्वारा, उसके सौंदर्य के द्वारा,
उसका एक स्थायी सौंदर्य कला का, चाहे वो साहित्य हो, पेंटिंग हो, कोई भी कला हो, 64 कला है। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी को जॉन कीट्स ने 1870 में एक नई धारा शुरू की और कहा कि जो नेगेटिव चित्रण है, अर्थात उसका कलात्मक पक्ष का जो सौंदर्य है वो स्थायी होता है, और उसको कीट्स ने नेगेटिव कैपेबिलिटी के तुलिका से या ब्रश से सजाया, उसको उभारा। तो नकारात्मक सामर्थ्य एक वरदान सिद्ध हुई कीट्स के उसमें। बहुत सुंदर, जितने भी कीट्स के कहता है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, ये नेगेटिव कैपेबिलिटी के द्वारा। तो जो नकारात्मक सामर्थ्य है उसमें फैक्ट्स और तर्क जो है वो इंटेलेक्चुअल न लेकर के, उसको इमोशनल पक्ष लेकर के, और उसकी जो जिसमें लोगों का ध्यान आकृष्ट हो, जब नेगेटिव कैपेबिलिटी का वो होता है, तो जो उसका बस एक संदेश है कि ब्यूटी जो है वो कम्स थ्रू ट्रुथ, उसके द्वारा नेगेटिव कैपेबिलिटी का विकास होता है, और इसका आंसर होगा बी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसमें आज 20 क्वेश्चंस का हम लोगों ने डिस्कस किया, हल किया। अब आगे हम लोग फिर अगले उसमें करेंगे, और इसको ध्यान से आप लोग अभ्यास करें। थैंक यू वेरी मच।